नमस्कार दोस्तों, ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम पिकासो पब्लिकेशन की बुक पढ़ रहे थे, पिकासो पब्लिकेशन की ऑडियो बुक पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने ग्रामीण विकास को कंप्लीट कर लिया है और साथ ही साथ जो है आजीविका के अभी तक के 3 यूनिट कंप्लीट कर लिए हैं। इस वीडियो में हम जो है यूनिट 4 को पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, अभी तक जो हम पढ़ रहे थे पिकासो पब्लिकेशन का, उसका जो है नया अपडेटेड एडिशन आ चुका है, जिसमें जो है इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 दिया गया है। ठीक, तो आगे के जो बचे हुए चौथा, पांचवा और छठवा यूनिट है, तो इन सबको जो है नए एडिशन की बुक से पढ़ने वाले हैं। तो आज का जो वीडियो है वो भी जो है न्यू बुक से लिया गया डाटा है। ठीक, तो नया अपडेटेड एडिशन है उसे संबंधित है। देखिए, कुछ स्टूडेंट ने जो है पूछा है कि हमें नया बुक लेना है कि नहीं करके। ठीक, तो देखिए, उनके पास अगर पुराना बुक है तो उन्हें नया बुक लेने की आवश्यकता नहीं है, उसे अपडेट कराया जाएगा। और अगर बुक नहीं खरीदे हैं तो आप जो है खरीद सकते हैं। न्यू बुक जो है आ चुका है मार्केट में, आप जाके खरीद सकते हैं। तो चलिए, इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, आजीविका का यूनिट 4, जिसमें दिया गया है सहकारिता एवं बैंक व्यवस्था। तो ये दोनों टॉपिक जो है कंप्लीट करेंगे इसी वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। तो देखिए, आजीविका यूनिट 4 में दिया गया है आजीविका हेतु परियोजना प्रबंधन, और परियोजना प्रबंधन के लिए सहकारिता एवं बैंक व्यवस्था। ठीक, तो आजीविका हेतु परियोजना प्रबंधन यूनिट 4 में दिया गया है। तो चलिए, इसमें सहकारिता और बैंक व्यवस्था को पढ़ना है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ हम देखें तो भारत में सहकारिता आंदोलन। तो भारत में सहकारिता आंदोलन, तो इसलिए देखिए, सबसे पहले यही याद रखना है आपको, भारत में सहकारिता आंदोलन के जनक कौन है, तो एफ निकोलसन। तो एफ निकोलसन को नाम याद रखेंगे, ये भारत में सहकारिता आंदोलन के जनक कहे जाते हैं, एफ निकोलसन। उसके बाद याद रखेंगे 1904 में सहकारी साख समिति अधिनियम आया था। तो ये पूछा जाएगा सहकारी साख समिति अधिनियम, तो 1904 लेना है आपको आंसर। और वही सहकारी साख अधिनियम, तो देखिए, सहकारी साख समिति अधिनियम है ये, और ये सहकारी साख अधिनियम है जो 2012 में पारित किया गया था। तो 2012 में आया था सहकारी साख अधिनियम, और सहकारी साख समिति अधिनियम 1904 में आया है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए, जो साख समिति अधिनियम है, साख अधिनियम है 1912 का, इसमें नॉन क्रेडिट सोसाइटी के निर्माण का प्रावधान किया गया। इस अधिनियम का उद्देश्य समिति के सदस्यों का आर्थिक स्तर उन्नत बनाना और दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। और देखिए, जो शुरू में बना था साख समिति अधिनियम, इसमें नॉन क्रेडिट सोसाइटी के निर्माण के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया था। किसने प्रावधान किया गया था, याद रखेंगे, नॉन क्रेडिट सोसाइटीज का जो निर्माण करने का प्रावधान 1912 के सहकारी साख अधिनियम के अंतर्गत किया गया था। इसमें केंद्रीय सहकारी समिति के निर्माण हेतु प्रावधान किया गया था। याद रखेंगे, केंद्रीय सहकारी समिति का निर्माण भी 1912 के अधिनियम के तहत किया गया था। चलिए, अब देखिए, अगला है 1914 में एक मैकलॉगन कमेटी बनता है, जिसके द्वारा जो है सहकारिता का सिद्धांत दिया जाता है। मैकलॉगन की अध्यक्षता मैकलॉगन कमेटी बना, जिनके द्वारा क्या सहकारिता का सिद्धांत दिया जाता है 1914 में। 1944 में कृषि उप कमेटी का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष प्रोफेसर D.R. गाडगिल को बनाया जाता है। तो D.R. गाडगिल की अध्यक्षता में कृषि उप कमेटी का गठन 1944 में किया गया था। और वही 1945 में सहकारी योजना कमेटी का गठन किया गया था, सहकारी योजना कमेटी 1945 में। और देखिए, उसके बाद अप्रैल 1958 में तीसरी भारतीय सहकारी कांग्रेस का आयोजन दिल्ली में किया गया था। तो यहां से आपको 3 कमेटी का, यहाँ कितने, 2 जो है क्या अधिनियम याद रखना है आपको। 1904 में सहकारी साख समिति अधिनियम, 1912 में सहकारी साख अधिनियम 1912, इसी के अंतर्गत नॉन क्रेडिट सोसाइटी का निर्माण किया गया था। और 3 कमेटी का नाम 1914 में मैकलॉगन कमेटी, जिन्होंने सहकारिता का सिद्धांत दिया, और दूसरा है 1944 का कृषि उप कमेटी, जिसके अध्यक्ष थे प्रोफेसर D.R. गाडगिल थे। उसके बाद 1945 में सहकारी योजना कमेटी बना था। ठीक, तो ये 3 कमेटी का नाम याद रखना है। उसके अलावा ये जो है एक कांग्रेस का याद रखना है आपको, एक कमेटी, एक कांग्रेस, एक सम्मेलन हुआ था। ठीक, सम्मेलन हुआ था, कब हुआ था, अप्रैल 1958 में तीसरी भारतीय सहकारी कांग्रेस का आयोजन दिल्ली में किया गया था। तो तीसरा था ये 1958 का, अप्रैल 1958 में किया गया था दिल्ली में। चलिए, यहाँ नोट पॉइंट दिए गए हैं, उन नोट पॉइंट को आपको याद रखना है। बहुउद्देशीय सहकारिता समिति मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना सर्वप्रथम उड़ीसा में 1939 में किया गया था। तो जो बहुउद्देशीय सहकारी समिति का पहली बार जो स्थापना भारत में उड़ीसा राज्य में किया गया था 1939 में। सहकारिता की उत्पत्ति यूरोप में हुई थी, तो सबसे पहले यूरोप में हुआ था। यूरोप की कहाँ भी, ब्रिटेन में। सहकारी स्टोर आंदोलन की मातृभूमि ब्रिटेन को कहा जाता है। तो यूरोप में सबसे पहले सहकारिता प्रारंभ हुआ था, और सबसे पहले जो सहकारी स्टोर आंदोलन की मातृभूमि किसे कहा जाता है, ब्रिटेन को। सहकारी विपणन का प्राथमिक उद्देश्य विपणन मार्जिन को कम करना तथा किसानों को उचित मूल्य दिलवाना होता है। ठीक, तो ये मार्केटिंग मार्जिन का अर्थ क्या होगा, इसमें जो है
क्या होता है सहकारी विपणन में कि जो विपणन मार्जिन होता है, मार्केटिंग का मार्जिन, उसको कम कराकर किसानों को उचित मूल्य दिलवाना इसका उद्देश्य रहता है। ठीक, चलिए अब आगे देखिए सहकारिता मंत्रालय। तो सहकारिता मंत्रालय जो है पहले नहीं था, इसका निर्माण कब किया गया था? सहकारिता मंत्रालय का देख सकते हैं तो केंद्रीय स्तर पर सहकारिता मंत्रालय का गठन 6 अप्रैल 2021 को किया गया, 6 अप्रैल 2021 को, जिसमें सबसे पहले कौन बनाए गए थे सहकारी मंत्री के रूप में? अभी जो गृह मंत्री हैं और उस समय भी गृह मंत्री थे, कौन है आप बता सकते हैं? अमित शाह जी। तो श्री अमित शाह जी, इन्हें जो है पहले सहकारिता मंत्रालय दिया गया था अमित शाह जी को, अभी भी वर्तमान में उन्हीं के पास है सहकारिता मंत्रालय। ठीक, अब इसका उद्देश्य देखिए, सहकार से समृद्ध के स्वप्न को साकार करने के उद्देश्य से जो है इस मंत्रालय का गठन किया गया था। इनके द्वारा क्या कार्य किए जाते हैं? सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा प्रदान करना। दूसरा है सहकारी समितियों के लिए कारोबार में सुगमता, इनके लिए प्रक्रियाओं को कारगर बनाने और बहुराज्य सहकारी समितियों के विश्वास को सक्षम बनाने की दिशा में कार्य करना। तो ये सभी कार्य जो है सहकारिता मंत्रालय द्वारा किए जाते हैं। अब देखिए, अब हम देखेंगे सहकारी बैंकों की संरचना। तो अब हम पढ़ने वाले हैं सहकारी बैंक। तो बैंकिंग सिस्टम देखेंगे हम, कोऑपरेटिव बैंकिंग सिस्टम। तो देखिए, इसमें जो है दो प्रकार से बांटे जाते हैं बैंकों को, सहकारी बैंकों को। तो एक होता है एग्रीकल्चर कृषि आधारित बैंक और दूसरा होता है नॉन एग्रीकल्चर गैर कृषि आधारित बैंक। देखिए, कृषि आधारित बैंकों में इसे जो है किसके आधार पर जो लोन दिया जाता है, ठीक, तो ऋण दिया जाता है, उसके आधार पर दो प्रकार से बांटा गया है। एक तो पहले प्रकार में रखा गया है जो बैंक जो है लघु एवं मध्य, तो शॉर्ट एंड मीडियम लोन दिए जाते हैं, लघु एवं दीर्घकालीन जो लोन दिए जाते हैं, लघु एवं मध्यम कालीन लोन दिए जाने वाले बैंकों को रखा गया है, जिसके अंतर्गत कौन होते हैं? राज्य स्तर पर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और वही जिला स्तर पर सेंट्रल और एवं डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक रहता है और वही गांव स्तर पर प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक रहता है। ये तो तीनों क्या देखते हैं? लघु, शॉर्ट एंड मीडियम टर्म लोन देते हैं, लघु एवं मध्यम कालीन ऋण देते हैं इन तीन बैंक द्वारा। अब उसके बाद दूसरा प्रकार है लॉन्ग टर्म लोन। इसमें दीर्घकालीन लोन देने वाले बैंकों को रखा गया है, जिसके अंतर्गत देखिए आप सेंट्रल लैंड डेवलपमेंट बैंक एट स्टेट लेवल, तो राज्य स्तर पर सेंट्रल लैंड डेवलपमेंट बैंक और दूसरा जो है इसके जिला और तहसील स्तर पर जो है प्राइमरी लैंड डेवलपमेंट बैंक। तो ये दो बैंक जो है दीर्घकालीन लोन दिला देते हैं। ठीक, ये कृषि आधारित हो गया। अब दूसरा प्रकार देखिए नॉन कृषि आधारित में, तो नॉन एग्रीकल्चरल में इसके अंतर्गत स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को रखा जाता है, राज्य सहकारी बैंक, दूसरा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, इसके अंतर्गत जो है प्राइमरी नॉन एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज को रखा जाता है, समितियों को। और उसके बाद देखिए इसमें दो प्रकार है, एम्प्लॉयर्स कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज और दूसरा है अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो ये शहरी सहकारी सोसाइटी हो गया और एक जो है रोजगार सहकारी सोसाइटीज हो जाता है। ठीक, तो इस प्रकार इनको कहाँ रखा जाता है? नॉन एग्रीकल्चर क्षेत्र में। अब चलिए, अब हम देखेंगे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। अब बैंकों को देखिए, इससे पहले हमने बैंक कहाँ पढ़ा है? तो ग्रामीण विकास में हमने पढ़ा था। ग्रामीण विकास के अंतर्गत हमने कौन सा यूनिट? चौथे यूनिट में। उसमें भी हमने चौथे यूनिट में जो है पूरा बैंक सिस्टम के संबंध में पढ़ा था। वहां हमने इसमें जितने जो बैंक दिए गए हैं उसमें से लगभग बहुत सारे बैंकों को इस यूनिट में पढ़ लिया है, ग्रामीण विकास के चौथे यूनिट में। यदि आपने उसका वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं, उसमें हमने एक बार अच्छे से पढ़ा था। तो चलिए यहाँ भी एक बार इस वीडियो में पढ़ लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले दिया गया है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रीजनल रूरल बैंक। तो इसका स्थापना कब किया गया था? 2 अक्टूबर 1975 को इसका स्थापना किया गया था और इसकी स्थापना एम नरसिम्हन समिति के सिफारिश पर किया गया था। तो एम नरसिम्हन समिति किस चीज के लिए बना था? बैंक सुधार। तो बैंक सुधार से संबंधित समिति है, ये प्रश्न में पूछा जाता है। तो याद रखेंगे नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है? बैंक सुधार से। तो इनके द्वारा सिफारिश किया गया था, उसी सिफारिश के आधार पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को किया गया। देखिए, फरवरी 2025 की स्थिति में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या भी टोटल कितना है? 43। तो 43 है, इससे पहले भी पढ़े थे तो हम 43 ही पढ़े हैं। तो टोटल 43 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है अभी वर्तमान में। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक होते हैं। तो ये अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक होते हैं। किसी विशेष राज्य में एक या अधिक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो सकते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का पर्यवेक्षण नाबार्ड द्वारा किया जाता है और उन्हें आरबीआई द्वारा निर्धारित मानकों का पालन किया जाता है। तो देखिए, इसका क्षेत्रीय ग्रामीण, तो ग्रामीण क्षेत्र में जो भी बैंक रहेंगे उन सबका सर्वोच्च संस्था कौन सा होता है? नाबार्ड होता है। तो नाबार्ड द्वारा ही जो है इसका पर्यवेक्षण किया जाता है, इन्विजिलेटर होता है नाबार्ड। ठीक, और आरबीआई द्वारा भी इसे गाइडलाइन को, आरबीआई द्वारा जारी किए गए गाइडलाइन को पालन करना होता है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को भी। देखिए, यहाँ वर्तमान में प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का स्वामित्व, इसका स्वामित्व हम देखे थे तो स्वामित्व 50, 15 और 35 के रेशियो में होते हैं, जिसमें 50 केंद्र सरकार का रहता है, 15 राज्य सरकार का और 35 किसका रहता है? जो बैंक द्वारा बनाया जाता है। तो प्रायोजिक या वाणिज्यिक बैंक है उसका रहेगा 35%, 50% केंद्र का और 15% राज्य सरकार का रहता है। तो ये उनका स्वामित्व रहता है। ठीक, अब देखिए, देश के 2 राज्य हैं, सिक्किम और गोवा। इन दोनों राज्यों में जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है। तो सिक्किम और गोवा ही 2 मात्र राज्य है जहां
कौन सा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है। 1987 में विजय केलकर समिति की अनुशंसा पर नए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना पर रोक लगा दिया गया है। तो देखिए अभी तक जितने बैंक है वही क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, अभी नए नहीं बनाए जा सकते। इसे 1987 में रोक लगा दिया गया है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, नए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बनाने पर। इसकी सिफारिश किनके द्वारा दिया गया था? विजय केलकर समिति के द्वारा। अब चलिए अगला देखिए, भूमि विकास बैंक, जिसे बंधक बैंक के नाम से जानते हैं, भूमि विकास बैंक, लैंड डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना किया गया था 1929 में, मद्रास में किया गया। उसका उद्देश्य कृषि एवं ग्रामीण विकास के क्षेत्र में दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करना। तो देखिए इसके अंतर्गत दीर्घकालीन ऋण दिया जाता है भूमि विकास बैंक द्वारा। यह कृषकों की अचल संपत्ति को बंधक बनाकर ऋण प्रदान करता है। सामान्यतः प्रतिभूतियों के मूल्य का कितना प्रतिशत? 50%। कितना? प्रतिभूति का 50% ऋण देता है। तो अर्थात जितना आपके पास, जितना जिस प्रॉपर्टी को आप गिरवी रख रहे हैं, मान लीजिए आपका 100 रुपए का प्रॉपर्टी आप गिरवी रख रहे हैं, तो उसके एवज में वो कितना? 50% ही जो है आपको लोन देंगे। तो यह देखिए इनका दो स्तर दिखाई देता है हमें भूमि विकास बैंक का। तो इसका द्विस्तरीय बैंक होता है भूमि, एक राज्य स्तर पर और दूसरा जिला स्तर पर। राज्य स्तर पर इसे केंद्रीय भूमि विकास बैंक कहते हैं और जिला स्तर पर इसे प्राथमिक भूमि विकास बैंक विकास समिति कहते हैं। ठीक, तो राज्य स्तर और जिला स्तर पर बनता है भूमि विकास बैंक। देखिए अब इसको देखिए, नाबार्ड। नाबार्ड को हम कई बार पढ़ चुके हैं, तो देखिए नाबार्ड में एक बार और पढ़ लीजिए। तो नाबार्ड इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। यह देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था है। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को शिवरामन समिति की इस सिफारिश पर हुआ था। तो ये बार बार हो गया, अभी तक आपको याद हो गया होगा। 12 जुलाई 1982 किस समिति? शिवरामन समिति की सिफारिश पर किया गया। कौन से पंचवर्षीय में हुआ था? 6वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इसका निर्माण किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में स्थित है। इसके अध्यक्ष, तो ये वर्तमान अध्यक्ष हैं श्री साजी केवी। तो श्री साजी केवी जो है अभी वर्तमान अध्यक्ष हैं नाबार्ड के। अब इसका उद्देश्य देखिए नाबार्ड का, इस बैंक को भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और अन्य आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण के क्षेत्र में नीति, योजना और संचालन से संबंधित मामलों का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। साथ ही यह वाणिज्य बैंकों के माध्यम से ग्रामीण विकास हेतु ऋण वितरण भी करता है। ठीक, अब देखिए इसके कर्तव्य क्या क्या है। तो नाबार्ड ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि, देखिए इसके अंतर्गत एक निधि बनाया गया है जिसे रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड कहते हैं। इस योजना को लागू करने की मुख्य एजेंसी इसके निम्न कर्तव्य होते हैं। तो देखिए इसके अंतर्गत क्या क्या होते हैं। नाबार्ड ग्रामीण विकास बैंकों का पर्यवेक्षण करता है। दूसरा, नाबार्ड ग्रामीण क्षेत्र को वित्त पोषण करने वाले वित्तीय संसाधनों का पुनर्वित्त प्रदान करता है। ठीक, तो इनके द्वारा एक निधि भी बनाया गया है जो इसके द्वारा सहायता दिया जाता है, नाबार्ड ग्रामीण अवसंरचना विकास केंद्र। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए यहाँ से जो है फंड प्रोवाइड किया जाता है। देखिए अब नोट पॉइंट दिया है, वर्ष 2019 में भारतीय रिजर्व बैंक ने नाबार्ड में अपनी भागीदारी सरकार को बेच दी थी। इस प्रकार अब नाबार्ड की पूरी तरह स्वामित्व किनके पास है? सरकार के पास है 100%। तो पूरा नाबार्ड में जो है 100% स्वामित्व किनके पास है? सरकार के पास है। पहले रिजर्व बैंक का भी 50% था जिसको किनके बेच दिया गया है? सरकार को। तो ये पूरा 100% जो है नाबार्ड के लिए स्वामित्व सरकार के पास है। सर्वप्रथम 1998 में केसीसी भारत में नाबार्ड द्वारा जारी किया गया था। तो केसीसी योजना है किसान क्रेडिट कार्ड योजना, इसका जो है संचालन 1998 में नाबार्ड द्वारा ही किया गया था। यह कृषि के क्षेत्र में ऋण उपलब्ध कराने वाली सर्वोच्च संस्था है नाबार्ड। ठीक, तो ये हो गया नाबार्ड के संबंध में। अब चलिए अगला देखिए सहकारी बैंकों को। तो कोऑपरेटिव बैंक्स को अब देखते हैं। भारत में सहकारी बैंक का गठन 3 स्तरीय है। राज्य सहकारी बैंक संबंधित राज्य में शीर्ष संस्था होता है। तो राज्य सहकारी बैंक किसमें? राज्य में सबसे शीर्ष संस्था होती है। इसके बाद केंद्रीय या जिला सहकारी बैंक जिला स्तर पर तथा ग्राम स्तर पर प्राथमिक ऋण समितियां होती है। प्राथमिक सहकारी समितियां कृषकों को अल्पकालीन एवं मध्यकालीन ऋण देती है। तो प्राथमिक सहकारी समिति द्वारा अल्पकालीन और मध्यकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है। भारत में सहकारी बैंकों की स्थापना राज्य द्वारा बनाए गए सहकारी समिति अधिनियम के द्वारा किया गया है। देश में सर्वाधिक शहरी सहकारी बैंक महाराष्ट्र है। तो सर्वाधिक शहरी सहकारी बैंक कहां है? महाराष्ट्र में। सहकारी बैंकों पर रिजर्व बैंक का नियंत्रण आंशिक रूप से होता है। तो इसमें रिजर्व बैंक का नियंत्रण आंशिक रूप से होता है। ठीक, उसके बाद देखिए भारत में सहकारी बैंकों को राज्य सहकारी समिति अधिनियम राज्य द्वारा पारित किया जाता है। राज्य सहकारी समिति अधिनियम इसके अंतर्गत समाविष्ट और पंजीकृत किया जाता है। सहकारी बैंकों को केंद्र सरकार के निम्नलिखित अधिनियमों के माध्यम से विनियमित किया जाता है। तो कौन कौन से अधिनियम के माध्यम से? तो सबसे पहला अधिनियम है बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 द्वारा। दूसरा है बैंकिंग कानून सहकारी समिति अधिनियम, बैंकिंग लॉ एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1955। तो 1949 का बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट और दूसरा है बैंकिंग लॉ कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1955। इन दोनों के द्वारा जो है सहकारी बैंकों को भी क्या किया जाता है? इसको विनियमित किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है।
सहकारी बैंक भारत में उत्पादन, विपणन, वितरण, प्रतिधारण, सर्विसिंग और बैंकिंग जैसी सभी प्रकार की गतिविधियों में समाविष्ट होते हैं। तो उत्पादन, विपणन, वितरण, प्रतिधारण, सर्विसिंग, बैंकिंग, इन सभी क्षेत्रों में जो है गतिविधियों में जो है भाग लेते हैं सहकारी बैंक। ठीक, चलिए आगे देखिए। यह एक सदस्य एक मत अर्थात वन मेंबर वन वोट के नियम के साथ और कोई लाभ या कोई हानि नहीं अर्थात नो प्रॉफिट लो लॉस के आधार पर भी नो प्रॉफिट लो लॉस के आधार पर काम करते हैं, इसलिए यह लाभ अधिकतमीकरण का लक्ष्य नहीं रखते हैं। तो देखिए, सहकारी बैंक वन मेंबर वन वोट अर्थात हर व्यक्ति जो है बराबर होंगे, इसके कॉन्सेप्ट में कराते हैं। जितने भी सदस्य होंगे बैंक के, जो पार्टनर रहते हैं सहकारी अर्थात लोगों के द्वारा जो है एक भागीदारी से बना हुआ बैंक है, तो जितने भी भागीदार हैं वो सब समान रहेंगे मान के चलते हैं, इसलिए वन मेंबर वन वोट कर लेते हैं। और वही दूसरा है नो प्रॉफिट नो लॉस अर्थात इसमें न ही ज्यादा प्रॉफिट कमाने का सोचते हैं, न ही लॉस कमाने का, अर्थात इसमें जो है अति लाभ की लक्ष्य नहीं रहता है, इस कारण जिसे इसे सहकारी बैंक, तो सहकारी बैंक अति लाभ की जो है कॉन्सेप्ट पे कार्य नहीं करते हैं। चलिए, सहकारी बैंक के स्वामी ग्राहक होते हैं। तो देखिए, सहकारी बैंक के स्वामी स्वयं ग्राहक होते हैं, ग्राहकों को द्वारा ही बनाया गया बैंक है ये। सहकारी बैंक मुख्य रूप से कृषि और ग्रामीण क्षेत्र के ऋण पर ध्यान केंद्रित करती है। तो कृषि और ग्रामीण क्षेत्र को ऋण देने पर ध्यान केंद्रित करती है। अल्पकालीन ऋण प्रदान करने के लिए भारत में सहकारी बैंक 3 स्तर पर विद्यमान है। सबसे पहले राज्य सहकारी बैंक है, ये किस राज्य स्तर पर है? छत्तीसगढ़ में अपेक्स बैंक के नाम से जानते हैं। ठीक, अपेक्स बैंक हो गया, ये किसके आधार पर है? राज्य स्तर पे है, राज्य सहकारी बैंक। दूसरा है जिला सहकारी केंद्रीय बैंक, ये जिला स्तर पे होता है। तीसरा है ग्राम स्तर पर प्राथमिक कृषि ऋण समिति। तो ये 3 स्तर पर जो है सहकारी बैंक है भारत में। चलिए, सहकारी बैंक दीर्घकालीन ऋण से संबंधित, तो ये किनसे संबंधित था? शुरू वाला तो ये जो है अल्प एवं मध्यकालीन ऋण प्रदान करने वाले हैं, अल्पकालीन। उसके बाद देखिए ये दीर्घकालीन ऋण देते हैं। तो दीर्घकालीन ऋण देने वाले पहला है भूमि विकास बैंक और दूसरा है सहकारी और ग्रामीण विकास बैंक। तो ये 2 बैंक जो है दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराते हैं। सहकारी बैंक गैर लाभकारी संस्था होती है। तो ये गैर लाभकारी संस्था होती है, इसे अभी हम देखे हैं नो प्रॉफिट नो लॉस के कॉन्सेप्ट में चलता है, तो ये गैर लाभकारी संस्था है। सहकारी बैंक का पंजीयन रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास किया जाता है। तो ये रजिस्ट्रार होता है सहकारी सोसाइटी का, उसके पास जो है कराया जाता है इसका पंजीयन। सहकारी बैंक भारत में पहली सरकार प्रायोजित, सरकार समर्थित और सहकारी सब्सिडी वाला एजेंसी है। तो सहकारी बैंक जो क्या है, पहली सरकार प्रायोजित, सरकार द्वारा लाया गया, सरकार समर्थित और सरकारी सब्सिडी वाली वित्तीय एजेंसी है भारत में। चलिए, इसके अंतर्गत देखिए एक स्वाभिमान कार्यक्रम चला था 2011 में, उसके संबंध में यहाँ दिया गया है। स्वाभिमान कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय समावेशन पर राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है। स्वाभिमान का शुभारंभ 10 फरवरी 2011 को नई दिल्ली से किया गया था। तो इसका शुभारंभ कब किया गया था? 10 फरवरी 2011 को नई दिल्ली से। ये जो है बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने, इसमें वित्तीय समावेशन के लिए बहुत बड़ा कार्यक्रम था। यह कार्यक्रम केंद्रीय सरकार द्वारा भारतीय बैंक संघ के सहयोग से ग्रामीण और शहरी भारत के मध्य विद्यमान आर्थिक विषमता को कम करने हेतु प्रारंभ किया गया, जिसका ध्येय वाक्य क्या था? तो स्वाभिमान कार्यक्रम का ध्येय वाक्य था सुनहरे कल का अभिमान। सुनहरे कल का अभियान जो है कहा जाता था स्वाभिमान को, सुनहरे कल का अभियान। तो इसके संबंध में आप इतना याद रख सकते हैं, इससे पूछा जा सकता है प्रश्न। चलिए, अब हम देखेंगे आगे सहकारी बैंक की त्रिस्तरीय संरचना को। तो 3 स्तर के संरचना होते हैं सहकारी बैंकों के, तो इन संरचनाओं के माध्यम से सभी बैंक को पढ़ते जाएंगे। तो देखिए 3 स्तर हम देखे हैं। सबसे पहले तो राज्य स्तर पर कौन सा होता है? छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक जो अपेक्स बैंक है वो। दूसरा जिला स्तर पर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक, इसकी संख्या छत्तीसगढ़ में कितने हैं? टोटल 6 हैं, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक। और वही अपेक्स बैंक जो है, अपेक्स बैंक राज्य स्तर पे होते हैं, जिसका मुख्यालय 4 छत्तीसगढ़ में जो है 4 जगह मुख्यालय है अपेक्स बैंक का। इसका मुख्य मुख्यालय जो है रायपुर में है, उसके अलावा जो है 4 और बैंक है, अपेक्स बैंक के 4 ब्रांच है छत्तीसगढ़ में। उसके बाद ग्रामीण स्तर में प्राथमिक कृषि ऋण साख समिति, इसकी संख्या कितना है? 2058। तो याद रखेंगे अभी भी 2024-25 के डाटा में अभी कितना है? 2058 है। तो ये अपडेटेड बुक है, याद रखेंगे अपडेटेड है। तो कितना है? 2058 है प्राथमिक कृषि ऋण साख समिति की संख्या। ठीक, तो इतने संख्याओं को याद रखना है। अब चलिए सभी बैंक को हम बारी बारी पढ़ेंगे, उससे पहले यहाँ बैंकिंग विनिमय अधिनियम के संबंध में नोट दिया गया है, उसे याद रखिए। देखिए, वर्ष 2020 में भारत सरकार ने बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 में संशोधन लाकर सहकारी बैंकों के विनिमय को भारतीय रिजर्व बैंक के अंतर्गत लाने के लिए मंजूरी दे दी है। इससे पहले वे भारतीय रिजर्व बैंक और राज्य सरकारों, तो पहले जो है किसके अंतर्गत आता था? जो सहकारी बैंक का विनियमन है वो राज्य सरकार और रिजर्व बैंक दोनों मिलकर किया करते थे, जिसे जो है
अब किसको सौंप दिया गया है? भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई को सौंप दिया गया है पूरी तरह से। यह संशोधन हाल ही में पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक संगठन के मद्देनजर किया गया है। तो पंजाब और सहकारी महाराष्ट्र इन दो राज्यों का सहकारी बैंक एक साथ जो संकट आया था उसके मद्देनजर किया गया है। संशोधन सभी शहरी बैंकों, प्राथमिक सहकारी बैंक और बहुराष्ट्र राज्य सहकारी बैंकों पर भी लागू होंगे। शहरी सहकारी बैंक को 1966 में एक संशोधन के माध्यम से बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 के दायरे में लाया गया था। अब इसमें परिवर्तन के अनुसार क्या क्या हुआ है? तो सहकारी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों के अनुसार ऑडिट किया जाएगा। तो अब जो है पूरा आरबीआई के अंतर्गत जो है ऑडिट किया जाएगा। यदि कोई सहकारी बैंक तनाव में है तो भारतीय रिजर्व बैंक राज्य सरकार के परामर्श से बोर्ड का स्थान ले सकता है। तो ये जो है किसके? भारतीय रिजर्व बैंक राज्य सरकार के परामर्श से कोई बोर्ड का स्थान ले सकता है, कोई अगर सहकारी बैंकों में कोई भी तनाव है। सहकारी बैंक के सीईओ की नियुक्ति के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमति लेना होगा। तो अगर सीईओ की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, सहकारी बैंक को राज्य सरकार का है तो उसके लिए सबसे पहले रिजर्व बैंक से क्या के लिए पड़ेगा? अनुमति लेना होगा अब सीईओ की नियुक्ति करने के लिए। ठीक, तो ये संशोधन किए गए हैं बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 में। चलिए अब देखिए यहाँ प्रदेश में अल्पकालीन साख संरचना का त्रिस्तरीय ढांचा। तो त्रिस्तरीय ढांचा उसे अभी हम देखे हैं। तो देखिए छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक अपेक्स बैंक, इसका मुख्यालय कहाँ? रायपुर में स्थित है। और 4 इसके और जो है क्या है? इसके सेंटर है, 4 जगह इसके केंद्र है, शाखा है। तो ये देख सकते हैं यहाँ दिया गया है। चलिए जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की संख्या टोटल 6 है। प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति की संख्या 2058 है। अब देखिए सबसे पहले जो है छत्तीसगढ़ राज्य अपेक्स बैंक। तो छत्तीसगढ़ राज्य अपेक्स बैंक की मुख्यालय रायपुर में है और इसके 4 शाखाएं हैं। कितने? 4 शाखा हैं। पहला बिलासपुर में, दूसरा रायगढ़, तीसरा भिलाई और चौथा जो है रायपुर के पंडरी में। ठीक, तो ये 4 जो है उसकी शाखा है अपेक्स बैंक के। रायपुर में मुख्यालय है, मेन मुख्यालय, और बिलासपुर, रायगढ़, भिलाई और पंडरी रायपुर में स्थित है। इन 4 जगहों में शाखा है अपेक्स बैंक के। ठीक, अब चलिए अगला देखिए छत्तीसगढ़ जिला सहकारी बैंक केंद्रीय बैंक। तो केंद्रीय बैंक की संरचना देखिए, टोटल 6 होते हैं केंद्रीय बैंक, 6 केंद्रीय बैंक हैं। तो इसके अंतर्गत देखिए जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की संख्या टोटल है 6 और 2 नोडल कार्यालय है। इसके 2 नोडल कार्यालय अलग से हैं, 6 बैंक है और इसके 2 और नोडल कार्यालय हैं। तो इनका नाम कैसे याद रखना है? सबसे पहले तो आप इनमें से जो 6 है इसका नाम 5 संभाग के नाम पे याद रखेंगे। 5 संभाग के मुख्यालय हैं, वहां बनाए गए हैं। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, अंबिकापुर, जगदलपुर। तो ये 5 संभाग के मुख्यालय में, और एक याद रखेंगे राजनांदगांव में। ठीक, कौन सा है? 6वां राजनांदगांव में बना दिया गया है। तो ये 6 हो गए जिला सहकारी केंद्रीय बैंक। उसके बाद नोडल कार्यालय। तो नोडल कार्यालय को देखिए ये कहाँ है? रायगढ़ और जसपुर में है। तो ये जो अलग से जो है यहाँ इस क्षेत्रों में जो है दूरी बहुत ज्यादा पड़ जाता है, इन शाखाओं से दूरी बहुत ज्यादा पड़ जाता है। इस कारण रायगढ़ और जसपुर में जो है इसका नोडल कार्यालय बनाया गया है। तो रायगढ़ और जसपुर में नोडल कार्यालय है जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों का। ठीक, अब चलिए इसके संबंध में आप पढ़ लेते हैं। सभी मुख्यालय में कितने कितने जिले आते हैं, कितने शाखाएं बनाए गए हैं, इसके अंतर्गत कितने प्राथमिक कृषि साख समिति कार्य करते हैं, तो इन सबको दिया गया है यहाँ। तो देखिए सबसे पहले रायपुर का देखते हैं। तो जिला सहकारी केंद्रीय बैंक रायपुर, इसके अंतर्गत जो है कौन कौन से जिले शामिल हैं? तो ये रायपुर, महासमुंद, धमतरी, गरियाबंद, बलौदाबाजार, सारंगढ़, बिलाईगढ़ और बिलाईगढ़ का विकासखंड। तो ये देखिए सारंगढ़ बिलाईगढ़ का सिर्फ कौन सा? बिलाईगढ़ विकासखंड आता है रायपुर के अंतर्गत। ठीक, तो इतने सभी कहाँ हैं? जिला सहकारी बैंक रायपुर वाला जो मुख्यालय है उसके अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत कितने? सबसे अधिक देखिए, सबसे अधिक शाखा इसके अंतर्गत बनाए गए हैं 75। सबसे अधिक 75 शाखा हैं और सबसे ज्यादा जो है प्राथमिक कृषि साख समिति है। तो 550, तो 550 प्राथमिक कृषि साख समिति भी है रायपुर मुख्यालय के अंतर्गत। ठीक, तो इसी के अंतर्गत सर्वाधिक शाखा और सर्वाधिक समितियां भी हैं। चलिए उसके बाद दूसरा देखिए जिला सहकारी केंद्रीय बैंक दुर्ग। तो दुर्ग इसके अंतर्गत कौन कौन से? दुर्ग, बेमेतरा और बालोद, ये 3 जिले आते हैं। बाकी जो है इस संभाग के किस में आएंगे? राजनांदगांव वाले में आएंगे। तो इसके अंतर्गत जो है कितने? 74 शाखाएं हैं और इसमें समितियों की संख्या कितना है? 311। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक अब राजनांदगांव वाला, तो इसमें देखिए जो दुर्ग संभाग है उसके अंतर्गत जो बच गए दुर्ग, बेमेतरा और बालोद के अलावा राजनांदगांव, कबीरधाम, मोहला, मानपुर, बगर चौकी और खैरागढ़, तो ये सभी किसमें आएंगे? राजनांदगांव ब्रांच के अंतर्गत आएंगे। इसमें के 45 शाखाएं हैं। इसके अंतर्गत प्राथमिक कृषि साख समितियों की संख्या 222 है। अब चौथा देखिए जिला सहकारी केंद्रीय बैंक बिलासपुर का। तो बिलासपुर के अंतर्गत बिलासपुर, जांजगीर चांपा, कोरबा, मुंगेली और गोरेला, पेंड्रा, मरवाही और शक्ति, ये सभी आते हैं बिलासपुर के अंतर्गत। देखिए जो सारंगढ़ वाला क्षेत्र है और रायगढ़ वाला क्षेत्र है वो किस में आ जाएगा? रायगढ़ का जो नोडल कार्यालय बनाया गया है, नोडल कार्यालय वहां आ जाएगा रायगढ़ वाला क्षेत्र। ठीक, तो इसमें देखिए शाखाओं की संख्या है 59। तो 59 शाखा है बिलासपुर क्षेत्र में और इसमें कृषि साख समिति की संख्या है 430।
चलिए अगला देखिए आप, इसमें अंबिकापुर वाला। तो जिला सहकारी केंद्रीय बैंक अंबिकापुर, अंबिकापुर का सभी संभाग आ जाएंगे, जिला आ जाएंगे अंबिकापुर संभाग का अर्थात सरगुजा संभाग का। अंबिकापुर, सूरजपुर, कोरिया, बलरामपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। कौन सा नहीं दिख रहा है आपको? जसपुर नहीं दिख रहा है। जसपुर क्योंकि अलग से एक नोडल कार्यालय बनाया गया है, तो ये सभी आ जाएंगे बाकी सभी। इसके अंतर्गत 31 शाखाएं हैं और इसमें प्राथमिक कृषि साख समितियों की संख्या 153 है। उसके बाद जगदलपुर का देखिए, तो जगदलपुर के जो 7 जिले हैं, बस्तर संभाग के 7 जिले, वो सभी आ जाते हैं जगदलपुर के अंतर्गत। तो ये सभी जिले आ जाएंगे। इसमें 47 शाखाएं हैं और इसमें प्राथमिक कृषि साख समितियों की संख्या कितना है? 258। अब नोडल कार्यालय को देख लीजिए, तो रायगढ़ का रायगढ़ जिला आ जाता है। इसमें 7 शाखाएं हैं। इसके अंतर्गत सहकारी समितियों की संख्या 110 है और जसपुर का नोडल कार्यालय के अंतर्गत जसपुर जिला, 3 शाखाएं इसके अंतर्गत और 24 जो है सहकारी समिति है। ठीक, तो ये हो गया हमारा जिला सहकारी केंद्रीय बैंक। देखिए यहाँ आपको नोट पॉइंट दिया गया है, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक रायगढ़ के परिसमापन में होने के कारण रायगढ़, सारंगढ़, बिलाईगढ़ का विकासखंड सारंगढ़ एवं जसपुर जिले के अपेक्स बैंक के नोडल कार्यालय के माध्यम से प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति की साख उपलब्ध कराई जा रही है। प्रदेश के कुल 258 प्राथमिक कृषि साख समितियों का कार्यरत, जिसमें से कितना 695 जो है लैम्स है और 1363 जो है पैक्स है। तो ये इन समितियों को 29.05 लाख कृषक सदस्य हैं। तो जो 2058 प्राथमिक कृषि साख समिति है, इसको अगर बांटे, इसे 2 टुकड़े में करते हैं, तो देखिए एक जो है लैप्स कहलाता है, लैम्स कहलाता है। लैम्स कितने हैं? ये 695 और आधे क्या है? 1363 जो है पैक्स है। तो ये 2 भागों में बटा गया है, अलग अलग प्रकार है इसके, 2 प्रकार है लैम्स और पैक्स। ये कितने 2058 को बांटा गया है 695 और 1363 2 भागों में। अब देखिए इसके अंतर्गत कितने कृषक हैं? 29.05 लाख कृषक इसके सदस्य हैं इन समितियों के। अब देखिए इन सब का जो है एक बार फिर से जानकारी दिया गया है। प्राथमिक कृषि साख समितियों के संबंध में कितने सदस्य, कितने ऋणी सदस्य हैं, इसकी जानकारी दिया गया है। तो किसके अंतर्गत कौन कौन सा है? तो जैसे रायपुर वाले ब्रांच के अंतर्गत 5 जिले आते हैं। इसमें 550 समिति है, इसके सदस्य की संख्या दिया गया है और ऋणी सदस्य दिया गया है। तो 7,66,927 सदस्य है, जिसमें से 4,16,962 द्वारा जो है ऋण लिया गया है। दुर्ग में देखिए 3 जिलों आते हैं दुर्ग के अंतर्गत, दुर्ग, बेमेतरा और बालोद। ठीक, तो इसके अंतर्गत 311 समिति है, 4,44,708 सदस्य, जिसमें से 3,78,932। तो ये देखिए इसमें इन डाटाओं को याद रखने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको डाटा याद रखना है तो टोटल को, तो देखिए टोटल कितनी समिति है? 2058। इसमें से कितने सदस्य संख्या है? 28,93,000। तो 28,93,230। इसमें से 17,53,564 इतने जो है ऋणी सदस्य है। तो इस डाटा को भी याद रख सकते हैं, इन सभी डाटा को याद रखने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए आगे देखिए, अब आजादी के बाद देश में सहकारिता का विकास एक नजर में देख लीजिए। तो कब जो है सहकारिता का विकास हुआ है हमारे देश में, उसे सबसे पहले सहकारिता योजना समिति 1945 में इसे देखे थे। सहकारी योजना समिति बनाया गया था 1945 में। अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति यह 1951 में बनाया गया। मल्टी स्टेट सहकारी समिति अधिनियम लाया गया था 1984 में। तो देखिए 2 या 2 से अधिक स्टेटों के लिए जो है मल्टी स्टेट सहकारी समिति अधिनियम 1984 में लाया गया। मॉडल कोऑपरेटिव एक्ट यह 1990 में लाया गया था। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी अधिनियम तो यह लाया गया था 2002 में। और राष्ट्रीय सहकारिता नीति लाया गया है 2002। तो 2002 में राष्ट्रीय सहकारिता नीति, और एक और आया था कंपनी सुधार अधिनियम, यह भी 2002 में लाया गया था। तो याद रखेंगे, चलिए इसे 2002 से 3 आपको याद रखना है। एक कंपनी सुधार अधिनियम, दूसरा राष्ट्रीय सहकारिता नीति और तीसरा है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी अधिनियम। तो इन तीनों को 2002 में लाया गया। और 1990 में मॉडल कोऑपरेटिव एक्ट लाया गया था। 1984 में मल्टी स्टेट सहकारी समिति अधिनियम आया था। और इस समय जो है अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति 1951 में, और इसे तो आपको पता है सहकारी योजना समिति 1945 में बना था। ठीक, तो ये हो गया। उसके बाद चलिए अल्पकालीन कृषि साख संरचना के माध्यम से कृषकों को ऋण। तो अल्पकालीन जो ऋण दिए जाते हैं कृषकों को, वो कब कब दिया गया, किस प्रकार दिया गया, उसे देखिए। तो देखिए सबसे पहले राज्य शासन द्वारा कृषकों को आर्थिक हितों के संवर्धन हेतु कृषि ऋणों के ब्याज दर में लगातार कमी की गई है। वर्षवार कृषकों को दिए गए कृषि ऋण पर प्रचलित ब्याज दर, तो देखिए वर्षवार कमी किया गया है। उस कमी को देखिए, सबसे पहले जो कृषि ऋण दिया जाता था 2004-05 से प्रारंभ किया गया था कृषि ऋण देना। 2004-05 और 5-6 इन 2 वर्षों तक के 2 वित्तीय वर्षों में कितना रहा है? 9% की ब्याज पर दिया जाता था कृषि ऋण। उसके बाद 2006-07 में इसे 7% कर दिया गया। फिर 7-8 में इसे 6% कर दिया गया। फिर 8-9 से लेकर के 2008-9 से 2011-12 तक के ये 3% रहा था दर। और वही 2012-13 से लेकर 2013-14 तक के 1% रहा था। अब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, तो वित्त वर्ष 2014-15 में कितना कर दिया गया? इसे 0%। तो कृषि के लिए जो ऋण दिया जाता है, याद रखेंगे अल्पकालीन ऋण है। ठीक, तो अल्पकालीन जो ऋण दिया जाता है कृषि में, वह 2014-15 से 0% हो गया है। तो यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
देखिए, कृषकों को सहकारी समितियों, बैंकों के माध्यम से अल्पकालीन ऋण निम्नलिखित परियोजना हेतु 0% ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाता है। तो 0% ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाता है कब से? वित्त वर्ष 2014-15 से, 1 अप्रैल 2014 से। तो देखिए, ऋण सबसे पहले तो है अल्पकालीन कृषि ऋण। तो अल्पकालीन कृषि ऋण होता है, इसमें जो है 1 अप्रैल 2014 से दिया जा रहा है 0% ब्याज पर। तो 0% पर है, याद रखेंगे ये सभी। तो इसमें 5 लाख रुपए तक के दिया जाता है 0% ब्याज दर पर ऋण। इसमें जो है नगद दिया जाता है 60, फिर उसके बाद वस्तु के लिए दिया जाता है 40। ठीक, तो नगद 60 अर्थात चेक ही देता है, अमाउंट बैंक खाते में आता है, और वस्तु के लिए दिया जाता है 40। तो इसमें जो है 60 और 40 के रेशियो से कितना दिया जाता है? 5 लाख तक के अल्पकालीन कृषि ऋण दिया जाता है 2014 से। अब उसके बाद देखिए, लाख को भी जो है इसके अंतर्गत शामिल किया गया था 2021 में। तो देखिए, लाख के उत्पादक कृषकों को या कृषक समूहों को जो है लाख उत्पादन हेतु अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है 1 जुलाई 2021 से। 0% ब्याज दर पर 2 लाख रुपए तक के ऋण ले सकते हैं जो लाख उत्पादन करने वाले हैं वे कृषक। तो लाख उत्पादन के लिए 2 लाख तक के ऋण दिया जाता है 0% ब्याज पर 1 अप्रैल 2021 से। और देखिए, 21 में ही 1 अक्टूबर 2021 से मत्स्य पालन हेतु भी जो है अल्पकालीन ऋण उपलब्ध किया जाता है 0% ब्याज दर पे। इसमें कितना दिया जाता है? 3 लाख तक के। तो मत्स्य पालन हेतु 3 लाख तक के आप ऋण ले सकते हैं 0% ब्याज पर। 1 अक्टूबर 2021 से इसे जारी किया गया था। और देखिए, ये जो लास्ट वाला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उद्यानिकों को भी कृषि का दर्जा दिया गया। तो उद्यानिकी कार्य हेतु भी आपको फसल के अलावा अगर आपको क्या सब्जी वगैरह का खेती करना है, उद्यानिकी फल का खेती करना है, उसके लिए भी आपको दिया जा रहा है अब 0 ब्याज पर 3 लाख तक के ऋण दिया जाता है। यह 1 अप्रैल 2022 से लागू किया गया था। उद्यानिकी कार्य हेतु ऋण 1 अप्रैल 2022 से 3 लाख तक के दिया जाता है 0% ब्याज दर पर। ठीक, तो ये हो गए, ये कौन कौन से हैं जिसमें 0% ब्याज दर पर दिए जाते हैं। इसके अलावा भी जो है एकदम कम, बहुत कम जो है दर पे जो है दिए जाने वाला ऋण और भी है। जैसे यहाँ दिया देख सकते हैं आप, गौ पालन हेतु ऋण दिया जाता है। तो देखिए, गौ पालन हेतु ऋण दिया जाता है, यह 1 अप्रैल 2014 से दिया जा रहा है गौ पालन हेतु। तो देखिए, ब्याज दर यहाँ दिया गया है और यहाँ ऋण की अधिकतम सीमा, अगर 2 लाख रुपए तक के अगर पशुपालन हेतु ऋण लेते हैं तो 1% ब्याज लगेगा। और वही जो है 2 लाख से अधिक और 3 लाख तक के, तो 2 से 3 लाख तक के अगर आप ऋण लेते हैं तो उसमें 3% ब्याज दर लगेगा। यह कब से लागू है? 1 अप्रैल 2014 से। तो यह किसके लिए? गौ पालन के क्षेत्र में है। तो इस प्रकार भी कम ब्याज दर पर गौ पालन हेतु भी उपलब्ध कराया जाता है ऋण। देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 15.21 लाख कृषकों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया गया है। तो कितने अभी जो है 2024-25 के आधार पे, इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के आधार पे 15.21 लाख कृषकों को जो है 0% ब्याज पे जो है ऋण दिया गया है। ठीक, चलिए अब आगे देखिए, यहाँ योजना दिया गया है प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना है प्रधानमंत्री जन धन योजना। इसकी घोषणा किया गया था 15 अगस्त 2014 को। घोषणा याद रखेंगे, 15 अगस्त को किया गया। उसके बाद जो है इसका प्रारंभ कब किया गया था? 28 अगस्त 2014 को। तो इन दोनों तिथियों को आपको याद रखना है, 15 अगस्त और 28 अगस्त 2014 को। देखिए, वर्ष 2024 में यह योजना सफलतापूर्वक कार्यान्वयन करके अपने 10 वर्ष को पूरा कर चुका है। तो 2024 में 2014 से 24 तक की कितना हो गया? 10 वर्ष इसका कंप्लीट हो गया है। इसका उद्देश्य देखिए, इसका उद्देश्य कमजोर एवं आर्थिक रूप से वंचित वर्गों को सस्ती वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराना। तो देखिए, इसके अंतर्गत जनधन खाता खोला जाता है बैंकों में, जो है प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत जनधन खाता खोला जाता है। ठीक, तो कमजोर एवं आर्थिक रूप से वंचित लोग हैं उन्हें वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराया जाता है इसके अंतर्गत, अर्थात बैंक की सुविधा उपलब्ध कराया जाता है, बैंक खाता की सुविधा। देखिए, इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है वित्त मंत्रालय के नेतृत्व में। विश्व स्तर पर सबसे बड़ी वित्त समावेशी की योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है, तो वित्त मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। इसकी विशेषता, शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में बैंक खाता खोलने वालों को स्वदेशी डेबिट कार्ड, जो रुपए डेबिट कार्ड है, यह प्रदान किया जा रहा है। तो रुपए डेबिट कार्ड जो है हमारे भारत का डेबिट कार्ड है, यह प्रदान किया जाता है जनधन योजना वाले खाता धारक को। तो जनधन योजना के माध्यम से जनधन खाता खोला जाता है और इसमें जो है एक डेबिट कार्ड, रुपए डेबिट कार्ड दिया जाता है। तो देखिए, रुपए डेबिट कार्ड के साथ 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर उपलब्ध कराया जाता है। तो इसी के साथ 1 लाख रुपए तक की दुर्घटना बीमा कवर रहता है। अगस्त 2018 के बाद जनधन खातों के लिए 2 लाख रुपए तक की बीमा कवर कर दिया गया है। तो अब यह कितना हो गया है? 2 लाख रुपए तक की बीमा कवर कर दिया गया है। और इसी देखिए, प्रधानमंत्री जनधन योजना खाता में कोई न्यूनतम शेष राशि बनाए रखने की कोई आवश्यकता नहीं होता है। तो इसमें मिनिमम बैलेंस की भी वो नहीं रहता है कि इसमें मिनिमम बैलेंस रखना है वाला। उसके बाद देखिए, यह प्रत्येक पात्र वयस्क को 10,000 रुपए की ओवरड्राफ्ट सुविधा प्रदान करता है। पहले ये कितना दिया जाता था? 5,000 रुपए ओवरड्राफ्ट की सुविधा दिया जाता था। अब कितना दिया जाता है? 10,000 रुपए की ओवरड्राफ्ट सुविधा प्रदान किया जाता है। प्रधानमंत्री जनधन योजना खाता धारक प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, अर्थात डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर
प्रत्यक्ष लाभ अंतराल डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, दूसरा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, तीसरा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एवं अटल पेंशन योजना इन सब के लिए योग्य होते हैं। अर्थात इन सब से जो है डायरेक्ट क्या अकाउंट में आया जा सकता है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना का बीमा करा रहे हैं तो उसका भी अमाउंट इसमें करा सकते हैं। सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, उन सब के लिए जो है ये खाता जो है वैलिड होता है, अलग से खाता खुलाने की आवश्यकता नहीं रहेगा। चलिए छत्तीसगढ़ के संदर्भ में आप देखें तो देखिए लाभार्थियों को तो इस जनधन योजना के तहत जो है छत्तीसगढ़ के संदर्भ में आपको याद रखना है तो लाभार्थियों को 1 लाख रुपए की डेबिट कार्ड होने पर अंतर्निहित दुर्घटना बीमा कवर दिया जाता है। तो देखिए 1 लाख था वो 2 लाख हो गया है, याद रखेंगे 2 लाख तक की दुर्घटना कवर। इसके अलावा 30,000 रुपए का जीवन बीमा कवर उन लोगों को प्राप्त होगा जो 15 अगस्त 2014 से 26 जनवरी 2015 के बीच पहली बार बैंक खाता खोल चुके हैं व योजना की अन्य पात्रता शर्तों को पूरा करेंगे। यह स्पष्ट किया गया कि मौजूदा खाता धारक जनधन योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए एक नया खाता नहीं खोल सकते हैं। तो देखिए जिनके पास पहले से खाता है, बैंक खाता जिनके पास पहले से है, उनके लिए जो है नया जनधन योजना खाता नहीं खोला जाएगा। ये जनधन योजना जिनके पास खाता नहीं है, किसी भी बैंक में खाता नहीं है, सिर्फ उन्हीं के लिए खोला जाता है। वे मौजूदा खाते में जारी रुपए डेबिट कार्ड और ओवरड्राफ्टिंग सीमा में दुर्घटना बीमा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो जिनके पास पहले से खाता है तो वे ये लाभ प्राप्त कर सकते हैं, जो डेबिट कार्ड के लिए ओवरड्राफ्ट की सीमा है और दुर्घटना बीमा का जो लाभ है वो लाभ प्राप्त कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में कुल प्रधानमंत्री जनधन खाता 8 जनवरी 2025 की स्थिति के आधार पर अभी तक की कितने जनधन खाता है छत्तीसगढ़ में? 1,81,75,087। 1,81,75,087 जनधन खाता हमारे छत्तीसगढ़ में है। तो इसे आप याद रखेंगे, अपडेटेड डाटा है। देखिए भारत में रुपए कार्ड की शुरुआत कब किया गया था, इस तिथि को भी याद रखना है। हमारे स्वदेशी कार्ड है रुपए कार्ड, इसकी शुरुआत 8 मई 2014 को किया गया था। रुपए कार्ड एनपीसीआई द्वारा विकसित किया जाता है, एनपीसीआई द्वारा विकसित किया गया 8 मई 2014 से इसका शुरुआत किया गया है रुपए कार्ड का। ठीक, तो ये हो गया है जनधन योजना। उसके बाद देखिए दूसरा है मुद्रा योजना। तो ये मुद्रा योजना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वर्ष जो है पीएससी प्रीलिम्स में, तो सीजीपीएससी प्रीलिम्स में जो है यहाँ से एक प्रश्न पूछा गया था पीएससी प्री में। अभी देखेंगे हम मुद्रा योजना के यहाँ क्या प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ से एक प्रश्न पूछा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। तो मुद्रा योजना का पहले फुल फॉर्म देख लीजिए, मुद्रा योजना आखिर होता क्या है। तो मुद्रा योजना का फुल फॉर्म अगर पूछा जाए तो याद रखेंगे माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी। तो मुद्रा का फुल फॉर्म होता है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी। इसका प्रारंभ किया गया था 8 अप्रैल 2015 को मुद्रा योजना प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य है छोटे उद्यम, गैर कारपोरेट, गैर कृषि तथा सूक्ष्म उद्यमों को अधिकतम 10 लाख रुपए तक के ऋण दिया जाता है। तो देखिए पहले इसके अंतर्गत कितना अधिकतम 10 लाख रुपए तक के ऋण दिया जाता है, परंतु पिछले वर्ष के बजट 2024-25 में इसकी लोन की सीमा जो है 20 लाख रुपए कर दिया गया है। तो 20 लाख रुपए तक की इसका सीमा कर दिया गया था। और यही प्रश्न जो है पीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया था कि मुद्रा योजना के तहत जो है कितना लोन दिया जाता है। तो कितना लोन दिया जाता है, तो इसकी सीमा अब कितना कर दिया गया है, 20 लाख रुपए तक के कर दिया गया है 2024-25 के बजट में। ठीक, तो ये अपडेटेड डाटा याद रखें, इससे पहले 10 लाख दिया जाता था, अब 20 लाख दिया जाता है मुद्रा योजना के तहत। चलिए अगला देखिए आप, इसके यहाँ ऋण योजना। तो ऋण के अंतर्गत कैसे दिया जाता है, तो मुद्रा बैंक योजना के तहत छोटे उद्योगों व दुकानदारों को ऋण की सुविधा दिया जाता है। 3 चरणों में दिया जाता है। सबसे पहला है शिशु ऋण योजना, दूसरा है किशोर ऋण योजना और तीसरा है तरुण ऋण योजना। तो शिशु ऋण योजना इसके तहत 50,000 दिया जाएगा, किशोर ऋण योजना के तहत 50,000 से 5 लाख रुपए तक और तरुण ऋण योजना के तहत 5 लाख से 10 लाख तक। तो यही जो है कितना हो गया है, 20 लाख हो गया है। ठीक, तो इस प्रकार जो है इसका उपलब्ध कराया जाता है ऋण 3 स्तर पर। शिशु ऋण योजना 50,000, किशोर ऋण योजना 50 से 5 लाख तक के और तरुण ऋण योजना जो है 5 से 10 लाख रुपए तक के। चलिए अब अगला देखिए पात्र उधारकर्ता। तो पात्र उधारकर्ता कौन कौन होंगे, तो व्यक्ति स्वामित्व, कोई भी व्यक्ति होंगे पात्र उधारकर्ता, स्वामित्व संबंधी चिंता, साझेदारी फर्म, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, सार्वजनिक संगठन, कोई अन्य कानूनी प्रपत्र। तो इसके लिए जो है पात्र उधारकर्ता होंगे, कोई भी व्यक्ति हो सकते हैं, कोई स्वामित्व संबंधी चिंता, साझेदारी फर्म हो सकता है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, सार्वजनिक संगठन हो सकता है, कोई अन्य कानूनी प्रपत्र, इनके माध्यम से जो है पात्र हो सकते हैं। अब चलिए अगला देखिए, यहाँ नोट पॉइंट दिया गया है, आवेदक किसी भी बैंक या वित्तीय संस्था का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए, उसका क्रेडिट ट्रैक रिकॉर्ड संतोषजनक होना चाहिए, व्यक्तिगत उधारकर्ता को प्रस्तावित गतिविधि करने के लिए आवश्यक कौशल, अनुभव, ज्ञान रखने की आवश्यकता हो सकती है। शैक्षिक योग्यता की आवश्यकता यदि कोई हो तो प्रस्तावित गतिविधि की प्रकृति और उसकी आवश्यकता के आधार पर आंकी जा सकती है। अगर कोई शैक्षिक आवश्यकता की आवश्यकता हो तो वो भी रखा जा सकता है। तो ये सब कंडीशन के साथ जो है ऋण उपलब्ध कराया जाता है मुद्रा योजना के तहत। देखिए ये जो है यहाँ इस वीडियो का अंतिम पेज है। देखिए छत्तीसगढ़ में बैंकिंग व्यवस्था। तो छत्तीसगढ़ में बैंकिंग व्यवस्था को देखें तो ये अपडेटेड डाटा है 2024-25 के आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर। छत्तीसगढ़ में अगर बैंकिंग क्षेत्र को देखें तो
देखिए बैंकिंग क्षेत्र का जीएसडीपी अर्थात जो छत्तीसगढ़ का जीडीपी है उसमें जो है योगदान देखिए छत्तीसगढ़ का, तो इसमें देखिए वृद्धि हुआ है 6.43% का इस वर्ष, योगदान रहा है 3.03%। तो इसका जो है योगदान को आपको याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट रहता है बैंकिंग क्षेत्र में। बैंकिंग क्षेत्र का अगर हम जीएसडीपी में योगदान देखें छत्तीसगढ़ में तो 3.03% योगदान है। अगर रुपए में देखें तो 9,29,472 रुपए है। इसकी प्रकृति पूछा जाए तो उतार चढ़ाव की प्रकृति है, कभी कम कभी ज्यादा होते रहता है, तो उतार चढ़ाव की प्रकृति है। ठीक, 3.03% योगदान और वृद्धि जो है 6.43% है। उसके बाद देखिए बैंकिंग संरचना, तो आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के आधार पर जो है इसका बैंकिंग संरचना छत्तीसगढ़ में, तो बैंकों की कुल संख्या जो है 47 है। बैंक शाखाओं की संख्या कितने हैं? 3412, टोटल 3412 बैंक शाखा है, जिसमें से ग्रामीण क्षेत्र में 1483 और अर्ध शहरी क्षेत्र में 920 और शहरी शाखाओं की संख्या है 1009। एटीएम की संख्या तो टोटल छत्तीसगढ़ में 3607, तो 3607 जो है एटीएम की संख्या है। कुल अग्रिम में महिला, तो महिलाओं की इसमें कितनी भागीदारी है? 11.74% महिला भागीदारी है। धन उपार्जन केंद्रों की संख्या 2739, तो 2739 जो है धान उपार्जन केंद्र 2024-25, तो ये डाटा अपडेटेड है, याद रखेंगे। धान उपार्जन केंद्रों की संख्या 2739 है। प्राथमिक क्षेत्र में अग्रिम 50.09% प्राथमिक क्षेत्र का, और कृषि क्षेत्र में अग्रिम जो है 15.18% का है। ठीक, तो इन डाटाओं को याद रखेंगे। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट डाटा में ये हो जाएगा कि किसान धान उपार्जन केंद्र, एटीएम की संख्या और बैंकों की संख्या, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, और बाकी तो ये जीएसडीपी में तो योगदान रहेगा, योगदान और जो इसकी प्रकृति है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो यहाँ तक कि हमारा जो है यूनिट 4 कंप्लीट होता है। तो यूनिट 4 को हमने पढ़ लिया, सहकारिता एवं बैंक व्यवस्था। देखिए अब अगले वीडियो में हम जो है यूनिट 5 को पढ़ेंगे। तो यूनिट 5 में दिया गया है बाजार, तो बाजार को अगले एक वीडियो में हम जो है कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ से आपका जो है यूनिट 5 भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ तक के यूनिट 4 तक के यहाँ तक के कंप्लीट हो गया। 5 और 6 बस और बच गया है, उसके बाद जो है हमारा आजीविका कंप्लीट हो जाएगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को कमेंट भी कीजिएगा। धन्यवाद।